नमस्कार। आज हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक कह सकते हैं बड़ी दिलचस्प चीज देख रहे हैं। कोबोल कोड को पाइथन में कैसे बदला जाता है। हमारे पास कुछ नोट्स और जानकारी है इस पर, और आज हमारा मकसद है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कैसे काम करती है, क्या खास बातें हैं इसमें और क्या मुश्किलें आती हैं। जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, ये कोई सीधी लाइन बाय लाइन तब्दीली तो है नहीं, क्योंकि कोबोल और पाइथन के तरीके, डेटा हैंडलिंग, सिंटैक्स सब सब बहुत अलग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिर्फ कोड बदलना नहीं है। ये तो मतलब लॉजिक और जो पूरा ढांचा है, उसको एक बिल्कुल अलग भाषा के हिसाब से ढालना है। हाँ, सही कहा। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले जो मुख्य पहलू हैं कन्वर्जन के, उन पर नजर डालते हैं। डेटा स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। कोबोल में डेटा लेआउट के लिए पिक क्लॉज और रीडिफाइंस यूज होते हैं। काफी स्पेसिफिक होता है ये। इनको पाइथन में कैसे बदला जाता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इनको अक्सर पाइथन क्लास या फिर कस्टम डेटा टाइप में बदला जाता है। अच्छा। पाइथन क्लास यहाँ फिट बैठती हैं क्योंकि वो डेटा और उससे जुड़े ऑपरेशंस को मतलब मेथड्स को एक जगह रखती हैं। हम्म। कभी कभी तो कोबोल की जब मेमोरी मैप्ड रिकॉर्ड वाली फील है ना, वैसी फील लाने के लिए आपको स्पेशल लाइब्रेरीज या कस्टम कोड भी लिखना पड़ सकता है। अच्छा, कस्टम कोड भी। और कोबोल के अरेज का क्या है, जिन्हें ओकर्स कहते हैं? हाँ, ओकर्स वाले उन्हें आमतौर पर पाइथन की जो लिस्ट्स होती हैं उनमें बदल दिया जाता है। ओके। या फिर अगर जरूरत पड़े, मान लीजिए कोबोल जैसी इंडेक्सिंग रखनी है एक से शुरू होने वाली, तो फिर शायद ज्यादा स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़े। ठीक है। तो ये तो हुई डेटा की बात। अब आते हैं कंट्रोल फ्लो पर। प्रोग्राम चलता कैसे है? कोबोल के इफ, एंड इफ, परफॉर्म और वो पुराने गो टू स्टेटमेंट्स, उनका क्या? कंट्रोल फ्लो। हाँ, तो इफ एंड इफ तो सीधे सीधे पाइथन के इफ एल्स में मैप हो जाते हैं। परफॉर्म स्टेटमेंट्स जो हैं वो फंक्शंस या मेथड्स बन जाते हैं। राइट। गो टू, हाँ, वो थोड़ा पेचीदा है, उसे बदलने के लिए ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेनी पड़ती है, जैसे लूप्स या फंक्शन कॉल्स। मतलब कोड को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है काफी। दिमागी कसरत होगी वो तो। बिल्कुल। और एरर हैंडलिंग का भी ध्यान रखना होता है। कोबोल में फाइल स्टेटस चेक होता है ना, हाँ हाँ। उसे पाइथन के ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स में बदला जाता है। अच्छा। फाइल आईओ भी तो जरूरी है। कोबोल के ओपन, रीड, राइट, क्लोज ऑपरेशंस, हाँ, बहुत जरूरी है। इन्हें पाइथन के जो अपने फाइल हैंडलिंग फंक्शंस हैं उनमें ट्रांसलेट किया जाता है। पर एक बात है, कोबोल अक्सर रिकॉर्ड ओरिएंटेड फाइल्स में काम करता है। सही। पाइथन ज्यादा स्ट्रीम ओरिएंटेड है, तो रिकॉर्ड जैसी प्रोसेसिंग के लिए अक्सर कस्टम क्लास बनानी पड़ती है पाइथन में। ओके। और सबसे जरूरी हिस्सा शायद बिजनेस लॉजिक, जो असल काम कर रहा है कोड। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर सबसे मुश्किल भी। COBL प्रोसीजर्स में जो बिजनेस लॉजिक होता है उसे पाइथन फंक्शंस और क्लास में रीफैक्टर किया जाता है। रिफैक्टर मतलब उसे समझना और फिर पाइथन के तरीके से दोबारा लिखना, ताकि वो साफ हो, मेंटेन करना आसान हो। और यहाँ पाइथन की जो पावरफुल लाइब्रेरीज हैं डेटा मैनिपुलेशन वगैरह के लिए, उनका फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, तो ये सब करने के तरीके क्या हैं? क्या कोई टूल्स हैं? आपने पहले ऑटोमेशन का जिक्र किया था। हाँ, कई अप्रोच है। एक तो है ऑटोमेटेड कन्वर्टर्स। बाजार में कई टूल्स हैं, कमर्शियल भी, ओपन सोर्स भी, जैसे आइस्पिरिस टूलकिट, ट्रेविंटो, कोड कन्वर्ट AI, ये नाम है कुछ। ये टूल्स अक्सर AI या ML का इस्तेमाल करके सिंटैक्स बदलना, डेटा टाइप मैप करना और कुछ हद तक स्ट्रक्चरल बदलाव करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या ये काफी होते हैं? मतलब क्या इनसे सारा काम हो जाता है? नहीं, हमेशा नहीं। खासकर जब कोबोल प्रोग्राम बहुत जटिल हों, तब मैनुअल रिफैक्टरिंग और कभी-कभी री-आर्किटेक्टिंग, मतलब पूरे सिस्टम के आर्किटेक्चर को ही दोबारा डिजाइन करना, वो जरूरी हो जाता है। अच्छा। इसमें कोड को बस लाइन बाय लाइन बदलना नहीं होता, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक समझकर उसे पाइथन के हिसाब से दोबारा लिखना होता है। तो शायद दोनों का मिला-जुला तरीका सबसे अच्छा है, हाइब्रिड। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। एक हाइब्रिड अप्रोच जिसमें आसान हिस्सों के लिए ऑटोमेशन और मुश्किल लॉजिक वाले हिस्सों के लिए मैनुअल काम हो, वही अक्सर सबसे असरदार होता है। क्या हम एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं समझने के लिए? मान लीजिए कोबोल में कोई कस्टमर रिकॉर्ड है। हाँ, जरूर। मान लीजिए कोबोल में कुछ ऐसा है: 01 कस्टमर रिकॉर्ड, 05 कस्टमर ID पिक 95, 05 कस्टमर नेम पिक X30। ठीक है। पिक 95 मतलब 5 डिजिट का नंबर और पिक X30 मतलब 30 कैरेक्टर की स्ट्रिंग। बिल्कुल। तो इसको अगर हम पाइथन में सोचें तो एक क्लास कुछ ऐसी दिख सकती है। मतलब एक बेसिक आइडिया: डेफ इनिट सेल्फ,
self.customer id equals to 0, हैशटैग ये pic95 जैसा हुआ, definite self.customer_name equals to empty, हैशटैग और ये pic_x30 जैसा। अच्छा, तो ये क्लास बन गई। हाँ, ये बस एक सिंपल उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि कैसे कोबोल का स्ट्रक्चर पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके में बदल सकता है। असल में तो और भी चीजें होंगी। समझ गई, बहुत बढ़िया। तो अगर हम सार निकालें तो कोबोल से पाइथन में कोड बदलना एक कह सकते हैं मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं ऐसा काम है। हाँ। इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल फ्लो, फाइल आईओ और सबसे जरूरी बिजनेस लॉजिक, इन सब का बहुत ध्यान से रूपांतरण करना पड़ता है। सही। और इसके लिए ऑटोमेटेड टूल्स, मैनुअल रिफैक्टरिंग या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने पुराने कोबोल सिस्टम को मॉडर्नाइज करती है तो क्या ये सिर्फ कोड बदलने की एक एक्सरसाइज है, या ये उन पुरानी बिजनेस प्रोसेसेस पर जिन्हें वो कोड सालों से चला रहा है उन पर फिर से सोचने का, उन्हें बेहतर बनाने का एक मौका भी है? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ टेक्निकल बदलाव नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मौका भी हो सकता है। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार करना चाहिए।